जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम 6 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आधार वर्ष में भी चेंज कर दिया गया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो जीडीपी की गणना का आधार वर्ष है उसमें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? तो लियोनेल मेसी, जिसे आप जानते होंगे फुटबॉल के खिलाड़ी है, तो इन्हें स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक से यूएसए के द्वारा सम्मानित किया गया है। यूएसए के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो जो बाइडन है वर्तमान में राष्ट्रपति यहाँ के, लेकिन अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? डोनाल्ड ट्रंप होंगे, जो कि 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी से यह जीत कर आते हैं और 47वें राष्ट्रपति होंगे यूएसए के। अभी वर्तमान में जो बाइडन है। जो व्हाइट हाउस है यूएसए में, वहाँ पर 19 व्यक्तियों को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुल 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति अवार्ड से, जिसमें लियोनेल मेसी भी शामिल है। और ये अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी है लियोनेल मेसी। हिलेरी क्लिंटन है, इन्हें भी सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से, और इरविन मेजिक को। तो इन 3 का नाम याद रखना है आपको, लियोनेल मेसी, हिलेरी क्लिंटन और इरविन मेजिक। और ये भी बास्केटबॉल के खिलाड़ी है इरविन मेजिक बास्केटबॉल के खिलाड़ी है। इन तीनों का नाम याद रखना है। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड यह छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है। अगर आप ये स्वतंत्रता का राष्ट्रपति अवार्ड पदक है जो यूएसए का, इसको देखेंगे तो यह पदक आपको पंचकोण वाला दिखाई देगा। इस तरीके से 5 कोण होंगे, आप फोटो में देख सकते हैं। सफ़ेद सितारा है यह, और इसके केंद्र में एक नीला वृत्त बना हुआ है। एक सफ़ेद सितारा है यह पंचकोण वाला, और इसके अंदर केंद्र में नीला वृत्त है इस पदक के। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो स्वतंत्रता का राष्ट्रपति अवार्ड है यूएसए का, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो रिपोर्ट आई है एडीआर की, इसके द्वारा अभी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बताए गए? तो यह आंध्र प्रदेश के हैं एन चंद्रबाबू नायडू। एडीआर इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक्स। इसके द्वारा सबसे अमीर सीएम कौन है जिसे बताया गया है? तो जो एन चंद्रबाबू नायडू है, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है, इन्हें सबसे लखपति या सबसे करोड़पति सीएम बताया गया है। सबसे पैसे वाले सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और मात्र कितनी संपत्ति है इनके पास? तो 931 करोड़ रुपए की मात्र संपत्ति है। जो अपने निर्वाचन के लिए ये अपना फॉर्म भरते हैं, उसमें अपनी संपत्ति को यह प्रदर्शित करते हैं, तो वहाँ से ये आंकड़े लिए गए हैं। और सबसे गरीब सीएम किसे बताया है? सबसे कम पैसे वाला सबसे गरीब सीएम किसे? ममता बनर्जी को बताया गया है। जो आप जानते हो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इन्हें बताया गया है। और इनके पास मात्र 15,38,000 की कुल संपत्ति है, मतलब एक थार भी नहीं खरीद सकेगी ममता बनर्जी, इतनी इनकी संपत्ति है जो आंकड़ों में बताया गया है। अगर देखें हम कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज है, तो हमारे 31 में से 13 राज्यों के सीएम मुख्यमंत्री ऐसे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। 31 हमारे जो यूटी और स्टेट है मिला के 31 में से 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीएम के खिलाफ जो आपराधिक प्रकृति के प्रकरण है वह दर्ज है। सबसे युवा मंत्री कौन है वर्तमान में हमारी कैबिनेट मंत्री में केंद्र की? तो राम मोहन नायडू जी वर्तमान में सबसे युवा मंत्री है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तारा और तेजस को। खो खो विश्व कप 2025 इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? तो पहली बात, इसका आयोजन भारत में होगा, नई दिल्ली इसका होस्ट रहने वाला है खो खो विश्व कप 2025 का। इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे बनाया गया था? हमने इसे करंट में देखा भी था। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर खो खो विश्व कप 2025 के लिए। और इसका शुभंकर क्या रखा गया है? तो तारा और तेजस इसके शुभंकर रखे गए हैं। और तारा और तेजस क्या है? तो गजलों का गतिशील जोड़ा है। जो तारा और तेजस है यह गजलों का गतिशील जोड़ा है। कितने देश भाग लेने वाले खो खो वर्ल्ड कप में? तो 24 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। और जो अगर मेल विजेता रहता है इसमें मेल टीम, तो मेल टीम को नीली ट्रॉफी दी जाएगी। और अगर फीमेल की टीम विजेता रहती है तो फीमेल को हरी ट्रॉफी दी जाएगी। इसका रंग भी डिसाइड किया गया है। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं।
अगर ओलंपिक की बात करें तो अभी पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था इस बार का, तो फ्रीज पेरिस ओलंपिक का इस बार शुभंकर रखा गया था ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का। 37वें नेशनल गेम राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था, मोगा था। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो इसका शुभंकर वीर मंगाई था और तमिलनाडु में इनका आयोजन प्रारंभ हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, गुवाहाटी से प्रारंभ होते हैं और अष्टलक्ष्मी का शुभंकर था। शीतकालीन जो गेम है ये कहाँ पर होते हैं, तो शीतकालीन गेम ये इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इनका आयोजन होता है जो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम थे। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे है, तो राजगोपाला चिदम्बरम जी का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है, तो जो हमने हमारे परमाणु परीक्षण किए थे, परमाणु परीक्षण फर्स्ट 1974 में जिसका कोड था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और जो दूसरी बार 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया था उसका कोड क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत हमने पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया था। यह इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उनके कार्यकाल में परमाणु परीक्षण होता है और भारत ने पहली बार यह परमाणु परीक्षण किया था। तो इसमें भी मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी, राजगोपाला चिदम्बरम के द्वारा। हमने हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया, यह 1998 में किया है और इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति, और हमने राजस्थान के पोखरण में ही यह परमाणु परीक्षण किया था। आपको कभी डेट याद हो तो 11 मई और 13 मई की डेट है, 11 मई और 13 मई, 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं इसलिए, तो 11 मई और 13 मई 1998 की डेट को हमने परमाणु परीक्षण किया था सफल, और जिसका कोड शक्ति 98 था। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, और हमने सेकेंड परमाणु परीक्षण यह किया था। तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, तो इसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले, मुख्य रोल निभाने वाले कौन थे, तो यह राजगोपाला चिदम्बरम थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया हुआ है राजगोपाला चिदम्बरम जी का। 1999 में यह दूसरे हाईएस्ट अवार्ड भारत के पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ये देखते हैं हम रामनारायण अग्रवाल, अभी हाल ही में इनका भी निधन हुआ है रामनारायण अग्रवाल जी का, और इन्हें अग्नि मिसाइल का जनक माना जाता है। जो अग्नि मिसाइल थी इसका जनक माना जाता है रामनारायण अग्रवाल जी को, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में वेणुगोपाल जी का निधन हुआ, वो कौन थे, तो भारत में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले कौन थे, तो वह वेणुगोपाल थे, इनका भी अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह। तो भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष 2022-23 को अपनाने की घोषणा कर दी है। जीडीपी जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नया आधार वर्ष की घोषणा कर दी गई है सरकार के द्वारा। तो अब जीडीपी के मापन के लिए किस वर्ष का आधार वर्ष माना जाएगा, तो 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में लिया जाएगा अब। और ये किसे रिप्लेस करेगा, अभी तक हम किस आधार पर जीडीपी की गणना करते थे, तो जो 2011-12 है, इस 2011-12 के जो आंकड़े थे आधार वर्ष के, इनके आधार पर हम जीडीपी की गणना कर रहे थे, लेकिन अब 2022-23 को आधार वर्ष माना जाएगा जीडीपी की गणना के लिए। और यह क्यों चेंज किया, इसका उद्देश्य क्या है, तो जीडीपी के सटीकता को विश्लेषण कर सके, अर्थात जीडीपी के सटीक विश्लेषण के लिए हमने इस आधार वर्ष में चेंज किया है। जो भी अभी तक यहाँ उस समय से 2011-12 से अभी तक काफ़ी महंगाई हुई है, काफ़ी जो लागत बढ़ी है सामानों को बनाने में, तो जीडीपी को हम काउंट कर सके सटीकता के साथ, इसके लिए इसमें चेंज किया गया है। अगर जीडीपी की गणना की बात देखें तो हम दो तरीकों से जीडीपी की गणना करते हैं, एक तो नॉमिनल जीडीपी काउंट करते हैं और एक रियल जीडीपी काउंट करते हैं। जो नॉमिनल जीडीपी काउंट करते हैं इसको हम मार्केट प्राइस पे करते हैं, अर्थात अभी वर्तमान में क्या भाव है, अर्थात किस रेट दर पर बाजार में कौन सी चीज़ उपलब्ध है, तो मार्केट प्राइस पे हम जिसे गणना करते हैं या जिनका अनुमान लगाते हैं उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और इस जीडीपी में जो वर्तमान में महंगाई है उसे काउंट किया जाता है नॉमिनल जीडीपी में। और रियल जीडीपी इसका यह आधार वर्ष बेस ईयर के आधार पर गणना की जाती है, जो हमारी रियल जीडीपी होती है इसकी। जैसे 2011-12 हमारा आधार वर्ष था, तो उसके आधार पर इस जीडीपी की हम गणना करने वाले हैं। और इसमें महंगाई को काउंट
काउंट नहीं किया जाता है जो रियल जीडीपी होता है। और जीडीपी किसे कहते हैं, तो जीडीपी अर्थात एक वर्ष के अंदर घरेलू सीमा में अंतिम वस्तु एवं उत्पाद का जो मूल्य होता है उसे हम जीडीपी के अंदर काउंट करते हैं। अर्थात एक वर्ष के अंदर घरेलू सीमा के अंदर, अर्थात भारत की जो सीमा है, जो भारत की बॉर्डर है, उस सीमा के अंदर एक वर्ष में अंतिम वस्तु अगर उसका मूल्य मतलब कोई बीच में है, जैसे गेहूं है तो उससे ब्रेड बना, तो अंतिम वस्तु हम ब्रेड का मूल्य काउंट करेंगे, ना कि जो गेहूं है उसका। तो अंतिम वस्तु और उत्पाद का मूल्य काउंट करते हैं और इसे जीडीपी में शामिल किया जाता है। तो जीडीपी में एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत अंतिम वस्तु एंड उत्पाद के मूल्य को काउंट किया जाता है जीडीपी में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है, तो यह जो लखपति दीदी योजना है उससे अलग है। हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है, एसबीआई बैंक के द्वारा की गई है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 योजनाएं प्रारंभ की है, हर घर लखपति योजना, हर घर लखपति योजना यह एसबीआई के द्वारा प्रारंभ की गई है और एसबीआई के द्वारा ही पेंटोस जो योजना है, पेंटोनोस योजना भी एसबीआई ने प्रारंभ की है। और क्या उद्देश्य है इसका, तो फिक्स डिपॉजिट, इस योजना के तहत जो पेंटोस योजना है इसके तहत आप फिक्स डिपॉजिट एक तय राशि, निश्चित राशि अगर बैंक में जमा करते हो तो उसके बदले आपको अच्छा रिटर्न देगी, अच्छा ब्याज प्रदान करेगी उस पैसे के बदले, इस योजना के तहत एसबीआई आपको। और उद्देश्य क्या है, हर घर लखपति योजना और पेंटोन्स योजना दोनों प्रारंभ करने का एसबीआई का, तो जमा करने की आदत को विकसित करना, जो नागरिक है उनमें सेविंग करने की आदत का विकास करना, इसका उद्देश्य एसबीआई की इन दोनों योजनाओं को। एसबीआई की स्थापना कब होती है और एसबीआई का विकास क्रम हम देखते हैं। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण होता है 1921 में। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 से 1955 तक आती है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इसका नाम एसबीआई कर दिया जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। यह एसबीआई का विकास क्रम है। अभी हाल ही में जो हमारी आरबीआई है उसके द्वारा डीआईएसबी जो डोमेस्टिक इंपोर्टेंट बैंक है, डोमेस्टिक इंपोर्टेंट बैंक घोषित किया गया है 3 बैंकों को। कौन कौन सी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी, इन्हें तीनों को डीएसआईबी मतलब इन्हें इंपोर्टेंट बैंक घोषित किया गया है अर्थव्यवस्था के लिए। अगर इन बैंकों में अगर कुछ होता है गड़बड़ी तो भारत की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो सकती है, तो इसलिए महत्वपूर्ण घोषित किया गया है आरबीआई के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ है अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन। इसका शुभारंभ किसने किया है, तो यहाँ के राज्यपाल है जो जिष्णुदेव शर्मा जी, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है अपनी सेना को जानो मेले का। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है, तो रेवंत रेड्डी जी वर्तमान में तेलंगाना के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा जी है जिन्होंने यह प्रारंभ किया है अपनी सेना को जानो मेले का। तेलंगाना अगर बात करें तो तेलंगाना में ही गोलकुंडा का किला है। और कहाँ पर है ये, हैदराबाद में है गोलकुंडा का किला। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखना है। और यह अब पूर्ण रूप से किसकी राजधानी बन चुका है, तो यह पूर्ण रूप से अब तेलंगाना की राजधानी बन चुका है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। रायथू योजना प्रारंभ करने वाला भी तेलंगाना है। और दीपम योजना अभी हाल ही में किसने प्रारंभ की है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। जो गैस की टंकियां है, सिलेंडर, उन्हें निःशुल्क देने के लिए दीपम योजना प्रारंभ की है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन सर्कल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ग्रीन सर्कल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ बना है। ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ बना है। इसके तहत क्या होगा कि जो यहाँ की वन है, जो पारितंत्र है यहाँ का, उसको भी आर्थिक ढांचा माना जाएगा, अर्थात उसे आर्थिक ढांचे के रूप में गिना जाएगा। यहाँ के वन और पारितंत्रों को भी, जो वनों से प्राप्त होता है, जो स्वच्छ हवा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा और जो प्रदूषण को कम करने में वनों का योगदान रहता है, जो कार्बन सिंक करता है, कार्बन सिंक करते हैं जो वन, इन सब की गणना होगी। अर्थात इन्हें जो
ग्रीन जीडीपी है, इस मॉडल के अंतर्गत शामिल किया गया है। जीडीपी में काउंट किया जाएगा इनके योगदान को भी। तो ग्रीन जीडीपी को मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। और अभी कुछ समय पहले सकल पर्यावरण उत्पाद अपनाने वाला राज्य कौन बना था? तो सकल पर्यावरण उत्पाद को अपनाने वाला राज्य भी उत्तराखंड बना था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो सर्वाधिक वन और वृक्ष क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो यह छत्तीसगढ़ में ही हुई है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। छत्तीसगढ़ के द्वारा यह अभी महतारी वंदना योजना प्रारंभ की गई थी। महतारी वंदना योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन अभी जम्मू को बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, रेलवे जोन अलग होता है, रेलवे डिवीजन अलग होता है। रेलवे जोन के अंतर्गत रेलवे डिवीजन आता है। तो अभी 69वां रेलवे डिवीजन कौन बनने वाला है भारत का? तो 69वें क्रम का रेलवे डिवीजन जम्मू डिवीजन को बनाया जाएगा। और ये किस जोन के अंतर्गत आता है? तो नॉर्थ जोन के अंतर्गत आता है जो 69वां जम्मू डिवीजन बनेगा। यह नॉर्थ जो जोन है रेलवे का, नॉर्थ जोन, यही रेलवे का सबसे बड़ा जोन भी है भारत का वर्तमान में, नॉर्थ जोन। अगर बात करें रेलवे नेटवर्क की, तो चौथा विश्व का बड़ा देश है भारत। विश्व का चौथा बड़ा देश है रेलवे नेटवर्क के आधार पर। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरा चीन, तीसरे स्थान पर रूस और चौथे स्थान पर भारत है रेलवे नेटवर्क के विस्तार में। अगर बात करें भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन है, तो 18 रेलवे जोन है वर्तमान में भारत में। और एक मेट्रो जोन मेट्रो रेल कौन सी है जिसका अपना जोन अलग से है? तो जो कोलकाता मेट्रो है इसका अपना जोन अलग से, जो रेलवे जोन है इसका। तो कलकत्ता मेट्रो का अलग जोन है अपना रेलवे जोन। 18 जोन है कुल भारत में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो उत्तराखंड सरकार ने भी महाभारत वाटिका विकसित करने की घोषणा की है। यहाँ पर कुछ समय पहले रामायण वाटिका का भी जो विकास किया गया था या उसका शुभारंभ हुआ था। तो जो रामायण वाटिका अर्थात जो राम भगवान अपने यात्रा करते हैं और जहाँ पर वो पंचवटी, दंडकारण्य, चित्रकूट में जाते हैं, और जो भी इन्हें यहाँ पर औषधि पौधे अर्थात जिस प्रकार की वन की प्रजातियाँ यहाँ पर इन्हें मिली थी, उन प्रजातियों को एक उद्यान के रूप में विकसित करना और वहाँ पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित करना, रामायण से जुड़ी जो भी वहाँ पर उन्हें अरण्य, जो हम जंगल में जाते समय उन्हें जो भी साधु संत या जो भी व्यक्ति मिले हैं उनकी मूर्तियाँ, उनकी प्रतिमाओं की स्थापना करना और उस प्रकार की जो औषधि है उनका लगाना, इसका तात्पर्य होता है रामायण वाटिका के अंतर्गत। महाभारत वाटिका भी उत्तराखंड ही विकसित कर रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इसका प्रारंभ हुआ है महाभारत वाटिका का बनाने का। इसमें महाभारत में वर्णित 37 प्रकार की जो प्रजातियां है वृक्षों की, उनको यहाँ पर लगाया जाएगा महाभारत वाटिका में। और इससे संबंधित जो पात्र है उनकी मूर्तियाँ भी इस वाटिका में दिखाई देगी। तो आपको याद रखना है रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका कहाँ पर बनाने के लिए चली है योजना, तो उत्तराखंड सरकार इन्हें बना रही है। आज की क्लास में आपको पूरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।